हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। इसमें हमने स्टार्टिंग से किया कि डिसआर्मामेंट होती क्या है, इसकी नेचर, आर्म्स कंट्रोल, एंड देन हमने इसकी थ्योरीज की, पीस थ्योरी एंड इकोनॉमिक थ्योरी। इसके बाद हमने किए वेज जिस वजह से आज के टाइम में डिसआर्मामेंट पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज क्या कर रही हैं, आर्मामेंट में अपना फेथ शो कर रही हैं। तो आज हम करेंगे डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल की हिस्ट्री। डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल के लिए जो कंट्रीज हैं इन्होंने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, कि डिसआर्मामेंट की प्रोसेस है आज के टाइम में स्टार्ट हुई है, तो इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसको हम 4 स्टेजेस में करेंगे। फर्स्ट स्टेज आती है डिसआर्मामेंट एफर्ट्स ड्यूरिंग इंटर वॉर पीरियड, मीन्स इंटर वॉर पीरियड। जब हम वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 होती है, इस टाइम के बिटवीन का जो पीरियड था, इस इंटर वॉर पीरियड में डिसआर्मामेंट के लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए जाते हैं। जो डिसआर्मामेंट का पीरियड है, इसकी हिस्ट्री है, वैसे तो 400 इयर्स पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन थोड़ी सी हम फर्स्ट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट की बात करते हैं, जो 1817 में हुआ था, रश बेगोट एग्रीमेंट, जो यूएसए एंड ग्रेट ब्रिटेन के बिटवीन होता है। क्योंकि जो यूएसए है इसने कनेडियन फ्रंटियर है, वहां पर बहुत सारी मिलिट्री है वो डिप्लॉय की हुई थी। तो इस एग्रीमेंट के बाद ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मिलिट्री को कम करना है। तो फर्स्ट स्टेप था जिसमें हम मिलिट्री को रिड्यूस करने की, आर्म्स कंट्रोल की बात कर रहे थे। उसके बाद 1899 में, और इसके बिटवीन बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं, एफर्ट्स हैं, हम वो ही करेंगे। तो 1899 में ही कॉन्फ्रेंस होती है। ही कॉन्फ्रेंस क्या थी, जिसमें भी क्या किया गया था, जो रशिया के कजार थे वो इनिशिएटिव लेते हैं कि आने वाले टाइम में हमको जो डिसआर्मामेंट है, अपने आर्म्स हैं, इसको कंट्रोल करना चाहिए। वो इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन जो हेग कॉन्फ्रेंस 1 है, जिसमें ह्यूमन मैनकाइंड की वेलफेयर की बात की जाती है, जी फर्स्ट हेग कॉन्फ्रेंस थी, जी तो सक्सेसफुल रहती है। इसमें हर एक कंट्री, जो 28 नेशन थे वो रिप्रेजेंट होते हैं, वो इन बातों को मानते हैं। लेकिन 1907 में जो सेकंड हेग कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें अब 43 नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें 28 थे, इसमें 43 नेशंस थे वो पार्टिसिपेट करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमको ह्यूमन काइंड के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, लेकिन कोई भी जो सॉलिड एग्रीमेंट था, कंक्रीट डिसीजन था, वो नहीं लिया जाता, क्योंकि नेशंस थे अपने डिसआर्मामेंट की तरफ मूव नहीं करना चाहते थे। जी नेगोशिएशन है कुछ साल चलती है, अल्टीमेटली जो जी नेगोशिएशन थी वो फेल हो जाती हैं, और इसका रिजल्ट निकलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से लेकर 18 तक चलता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। जो डिसआर्मामेंट की तरफ जिस स्टेप्स थे, जिस स्टेप्स अपने आप में ही फेल हो जाते हैं। और उसके बाद आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशन। ये क्या थी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें हर एक नेशन अपनी कंट्री में मिलिट्री एंड आर्मामेंट्स को रिड्यूस करना चाहता था। तो हम लीग ऑफ नेशन के थ्रू क्या करना चाहते थे, पीस सिक्योरिटी को क्रिएट करना चाहते थे। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर लीग ऑफ नेशंस है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो लीग ऑफ नेशन के अंदर भी और बाहर भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसमें डिसआर्मामेंट की तरफ, आर्म्स कंट्रोल की तरफ एफर्ट किए जाते हैं। जैसे 1921 में वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन इसका भी कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं आता है। लंदन नेवल कॉन्फ्रेंस होती है, जिनेवा नेवल कॉन्फ्रेंस होती है। 1930 तक बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं। 1930 का पीरियड जिसमें ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद जो इकोनॉमिक्स है, हर एक कंट्री में इकोनॉमिक वॉर भी स्टार्ट हो जाती है। तो जो सिचुएशन है और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए
जिनेवा कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें जो 61 नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जे लीग ऑफ नेशन के अंडर कॉन्फ्रेंस की जाती है। इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस था कि हम इकोनॉमीज को स्मूथ बनाना चाहते हैं, हम आर्म्स कंट्रोल करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं डिसआर्मामेंट की प्रोसेस की तरफ हम जा सके, ताकि हम इकोनॉमी को प्रोस्पर कर सके, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रहे थे। तो जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस है ये फेल हो जाती है और 1933 में जापान है वो डिक्लेयर कर देता है कि मैं अपनी मेंबरशिप लीग ऑफ नेशन से विड्रॉ करा रहा हूँ। उसके बाद जर्मनी है वो भी विड्रॉ करा लेते हैं। इस तरह जो लीग ऑफ नेशन के एफर्ट्स थे वो भी खत्म होते जाते हैं। 35 में लंदन नेवल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें दोबारा से डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स किए गए थे, लेकिन ये सब कुछ फेल हो जाता है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1939 से लेकर 45 तक चलता है। इस तरह जे इंटर वॉर पीरियड में बहुत सारे एफर्ट होती हैं, लेकिन ये एफर्ट का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उसके बाद आती है स्टेज 2, जिसमें डिसआर्मामेंट अटेम्प्ट्स की जाती हैं ड्यूरिंग 1945 टू 80, जो कोल्ड वॉर का पीरियड था। हमने जहां पर 80 किया है, कोल्ड वॉर खत्म करने के लिए बहुत सारे एफर्ट किए गए थे, वो हम थर्ड स्टेज में करेंगे। तो इस स्टेज में बहुत सारी ट्रीटीज की जाती हैं, बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं कि डिसआर्मामेंट हो सके। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद हम ये चाहते थे आगे वर्ल्ड वॉर ना हो। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, इस पर जो जापान है इसकी 2 सिटीज में ऑटम बम है वो गिराया गया था। मीन्स न्यूक्लियर वेपन की लड़ाई है वो स्टार्ट हो गई थी कि हम किसी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक कर रहे हैं। तो इसीलिए अब हम डर रहे थे कि आगे से अगर न्यूक्लियर वेपन है इसके थ्रू अटैक होने लगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, हम पूरे वर्ल्ड को सेवरल टाइम्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश की जाती है। जी क्या एफर्ट्स करती है टू कंट्रोल atomic energy and its utilization for peaceful purposes। ये चाहते हैं जो एटॉमिक एनर्जी है इसको सिर्फ पीसफुल पर्पसेस है इसके लिए ही यूटिलाइज किया जाए। और इसके बाद 1946 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। जे 1945 में जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी ही एक बॉडी थी, इसमें जो परमानेंट मेंबर्स थे वो सभी इस मेंबर का पार्ट थे। इसमें क्या चाहते थे कि जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, एटॉमिक एनर्जी को रिडक्शन है इसको करना है, हमको अपनी मिलिट्री को जो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद 1947 में कमीशन ऑन कन्वेंशनल आर्मामेंट, ये कमीशन इस्टेब्लिश की जाती है कि कन्वेंशनल आर्मामेंट है इस आर्मामेंट को भी रिड्यूस करना है। फिर इसकी बिटवीन बहुत सारे कमीशन हैं वो इस्टेब्लिश की जाते हैं। यूनाइटेड नेशन है बहुत सारे एफर्ट्स करता है, इसकी जितने भी मेंबर्स थे वो भी यही चाहते थे अब दुनिया में और कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, हमको अपने वेपन्स को कंट्रोल करना है। तो सभी कंट्रीज यही चाहती थी पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो। लेकिन इस टाइम 2 सुपर पावर का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। एक सुपर पावर थी यूएसए एंड सेकंड थी ईस्ट वाइल सोवियत यूनियन। तो जी सोवियत यूनियन एंड यूएसए इन दोनों की बिटवीन की वॉर थी, जिस वजह से हर एक कंट्री आपस में डर रही थी। तो 1952 डिसआर्मामेंट कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन इनके कोई भी कॉन्क्रीट रिजल्ट हैं हमारे सामने नहीं आते हैं। तो 1953 में ऑटम्स फॉर पीस प्लान जी शो किया जाता है, लेकिन इसको भी हर एक कंट्री नहीं मानती है। जो कोई प्रपोजल था, अगर सोवियत यूनियन है वो प्रपोजल आती थी तो वो यूएसए के द्वारा रिजेक्ट किया जाता था। अगर यूएसए कोई प्रोजेक्ट लाता था उस प्रपोजल को सोवियत यूनियन रिजेक्ट कर देती थी। इसमें ये कहा गया जो पीस के लिए है वो ही ऑटम्स यूज होंगे, अदरवाइज हम न्यूक्लियर वेपन को ऑटम बम को नहीं यूज करेंगे। ये सोवियत यूनियन के द्वारा इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया।
फिर सोवियत यूनियन है, सोवियत प्रपोजल लाती है, वो यूएसए के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है। और उसके बाद 1955 में जिनेवा समिट होती है। जिस समिट में क्या थी, इस जे समिट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती थी कि हर एक कंट्री है जो टू सुपर ब्लॉक्स हैं वे अपने डिस्प्यूट्स को खत्म कर दे। अब हर एक कंट्री यही चाहती थी कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पर पीस सिक्योरिटी इंक्रीज हो सके। और उसके बाद भी न्यूक्लियर टेस्ट बैन है, ये ट्रीटी की जाती है जिस सोवियत यूनियन के द्वारा यूनिलेटरल सिंगल अपने द्वारा ही टेस्ट बैन ट्रीटी थी, लेकिन ये भी फेल हो जाती है। और उसके बाद 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी की जाती है। पार्शियल का मीनिंग क्या है, हम न्यूक्लियर टेस्ट तो करेंगे लेकिन इस पर क्या कंडीशंस लगाई थी कि हम आउटर स्पेस है, हम इसमें कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ कहां पर टेस्ट होगा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट होंगे, अदरवाइज हम टेस्ट नहीं करेंगे। और इन बिटवीन बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। 67 में आउटर स्पेस ट्रीटी होती है। आउटर स्पेस ट्रीटी का मीनिंग ये है, अगर हम इस दुनिया में लड़ रहे हैं, हम अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम स्पेस है, एटमॉस्फेयर है, इसको तो सेव करें। इसके लिए ट्रीटी की जाती है कि इस ट्रीटी में जो न्यूक्लियर वेपन है इसको आप एटमॉस्फेयर में, मून पर टेस्टिंग नहीं करोगे। तो आउटर स्पेस ट्रीटी होती है। और उसके बाद 1968 में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है, जो एनपीटी है। ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, न्यूक्लियर बम है, इसको प्रोलिफरेट नहीं करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अलग से ही सॉल्व करेंगे। एनपी ट्रीटी क्या है, इसमें क्या कहा गया कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है, जो आज के टाइम में 5 नेशंस हैं, सिर्फ यही नेशंस हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट करेंगी, और इसके अलावा कोई और कंट्री है वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी। इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। इसको पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया था। चाइना है, चाइना के पास तो पहले से ही न्यूक्लियर कंट्री बन चुका था, इसीलिए हम इन एनपीटी को साइन नहीं कर रहे थे। तो 68 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है। उसके बाद 17 में स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम ये चाहते थे जो आपके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं इन पर हम कंट्रोल कर सके। तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, जिसको साल्ट 1 के नाम से जाना जाता है, ये टॉक्स होती हैं। और इन बिटवीन बहुत सारी समिट्स होती जाती हैं जिसमें हम अपने आर्म्स कंट्रोल को, आर्म्स लिमिटेशन की बात कर रहे थे। और 74 में फिर साल्ट ऑफ 2 होती है, जिसमें दोबारा से हम क्या कर रहे थे कि हम अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल से इन मिसाइल्स को कम करेंगे। तो इसके बाद स्टेज 2 होती है, जिसमें डिसआर्मामेंट अटेम्प्ट किए जाते हैं। और उसके बाद आती है स्टेज 3, जिसमें क्या किया गया था, डिसआर्मामेंट एफर्ट्स फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर है इसको खत्म भी करना था। इसमें हमने एफर्ट्स किए, लेकिन एफर्ट्स का कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकला। जो सेकंड स्टेज थी, जिस स्टेज टोटली फेल्ड स्टेज थी, इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। और उसके बाद स्टेज 3 आती है, जिसमें हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं, जिसमें हमने स्टेप्स लिए जिस वजह से हम कोल्ड वॉर को खत्म कर पाए। तो वो स्टार्ट होती है 81 से। पहले सोवियत प्रपोजल आता है। जो सोवियत प्रपोजल है, ये प्रपोजल क्या था, ये प्रपोजल ये ही कहता था जो आउटर स्पेस है, इस स्पेस पर हमने अपने आर्मामेंट्स है इसको स्टेशन नहीं करना है अनलिमिटेड टाइम के लिए। ये प्रपोजल किया गया था बाय द सोवियत यूनियन, लेकिन अल्टीमेटली हमको पता है ये प्रपोजल जो यूएसए है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यूएसए ने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद यूएसए के द्वारा जीरो ऑप्शन प्रपोजल आता है, वो सोवियत यूनियन के द्वारा क्या किया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है। इस तरह प्रपोजल आते जाते हैं, कभी सोवियत यूनियन के द्वारा, कभी यूएसए के द्वारा, लेकिन एक दूसरे के द्वारा वो क्या किए जाते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं। और उसके बाद 82 में स्टार्ट नेगोशिएशन होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या था, स्ट्रेटेजिक आर्म रिलेशन ट्रीटी। इसमें क्या किया गया था कि हमको जो अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल है
इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है इसको खत्म करना होगा, हमको जो न्यूक्लियर बम है इसको कम करना होगा, हमको जो एटॉमिक एनर्जी को रिड्यूस करना है। इसके लिए टॉक स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो स्टार्ट नेगोशिएशन थी जे भी इसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकलता। 84 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स है वो ट्रीटी की जाती है, जिसमें दोबारा से जो हम अब जो थर्ड स्टेज है इस रेंज में क्या था, इस स्टेज में हम क्या कर रहे थे, जे ओनली मोस्ट टाइम के लिए न्यूक्लियर स्टेज मानी जाती है, क्योंकि जितने भी एग्रीमेंट्स हुए थे इसमें हमने न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स किए थे। तो जो न्यूक्लियर अटैक्स की न्यूक्लियर बम्स हैं इसको डिसआर्मामेंट की बात कर रहे थे, आर्म्स कंट्रोल की बात कर रहे थे। तो अब जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स है, जे भी जो आपके इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स है, इस रेंज की इंटरमीडिएट जितने भी बम्स हैं, एटम्स हैं, आर्मामेंट्स हैं, इसको रिड्यूस करना था। लेकिन ये भी अल्टीमेटली फेल हो जाती है। 85 में जिनेवा टॉक स्टार्ट होती है, जिसमें यूएसए एंड यूएसएसआर को जो प्रपोजल किया जाता है कि आप कोई ट्रीटी साइन कीजिए जिससे जो कोल्ड वॉर का पीरियड है, जे टेंशंस हैं, जे टेंशंस खत्म हो सके। और 85 से जो ऐसे यूएसएसआर टॉक स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद सिक्स नेशन समिट होती है। जो सिक्स नेशन समिट क्या थी, जो न्यूक्लियर स्टेट थी इनकी समिट्स थी, जो ये चाहते थे कि जो हमारे न्यूक्लियर बम्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स है, इसको हम किसके लिए यूज करेंगे, ओनली एंड ओनली फॉर द पीसफुल पर्पसेस। तो 86 में ये होती है। उसके बाद 87 में सुपर पावर समिट होती है एंड INF ट्रीटी है, इसको साइन कर लिया जाता है। तो ये क्या है, एक एफर्ट था जिससे दोनों देश एग्री हो रहे थे कि हम अपने आर्मामेंट्स को कंट्रोल करेंगे, हम इस पर लिमिटेशंस लगाएंगे। 88 में मॉस्को समिट होती है, जिस समिट पे क्या थी, अपने दो जो नेशंस हैं, ये नेशन आउटर स्पेस में आर्मामेंट्स को कंट्रोल करेंगे। इनमें ये क्या क्या कि जो ये दो यूएसए एंड यूएसएसआर है, जो सुपर पावर्स है, जो सुपर पावर्स अपने स्टॉक पाइल्स हैं इनको रिड्यूस करेंगी। तो ये मॉस्को समिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर 88 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन होता है, जो जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स किसके लिए यूज होंगे, ओनली एंड ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। मींस हम इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए ही यूज करेंगे, हम किसी भी कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह नेशंस हैं वो एफर्ट्स करते हैं। और 89 में पेरिस कॉन्फ्रेंस होती है। इस पेरिस कॉन्फ्रेंस में भी क्या कहा गया था, जो सुपर पावर्स हैं, जी सुपर पावर्स अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस करेंगे और जो वॉर है इस वॉर को खत्म करने के डिसीजन लेंगे। तो इसमें एक साल फिर लग जाता है। 89 में लंदन डिक्लेरेशन होता है। लंदन डिक्लेरेशन में भी यही किया जाता है कि जे दो सुपर पावर्स हैं, अब सबका कंसंट्रेशन कहां पर है, यूएसए एंड यूएसएसआर पर है, कि इनको अपने कोई भी जो डिक्लेरेशन है वो साइन करना चाहिए, इनको ट्रीटीज करनी चाहिए, ताकि जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स कंट्रोल है इसकी तरफ मूव कर सके। जो पूरा वर्ल्ड बैलेंस ऑफ टेरर में जी रहा है, इस सिचुएशन को खत्म किया जा सके। तो इसीलिए लंदन डिक्लेरेशन किया जाता है। फाइनली 1990 में वॉशिंगटन समिट होती है। इस समिट में जो जो दो नेशंस हैं वो दो नेशंस क्या कर लेती हैं, डिक्लेयर कर देती हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर। मींस जो दो नेशंस थे वो अपने जो जे इनके आर्मामेंट्स हैं, आर्मामेंट्स को कंट्रोल करने का प्रपोजल करते हैं। जी कहते हैं आने वाले 10 साल में हम अपने आर्मामेंट्स को 5000 टन तक ही लिमिटेड करेंगे। तो जो न्यूक्लियर बम की बात हो रही है, तो इस वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए जिस समिट्स होती हैं, इस तरह वॉशिंगटन समिट के थ्रू क्या हो जाता है, कोल्ड वॉर है खत्म हो जाती है, जिससे न्यू इरा लिबरलाइजेशन का पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। 90 में एक कन्वेंशनल आर्म्स का ट्रीटी होती है, जिसमें जो हमारे कन्वेंशनल आर्म्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उसको हम कट करेंगे, कम करेंगे, लिमिटेशंस लगाएंगे। इस तरह स्टेज 3 में क्या होता है, कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है। बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। जो एफर्ट्स हैं उसमें जो इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज की खराब रिलेशन थे, इसको खत्म कर प्रोस्पर लाइफ के लिए आगे जाया जाता है। उसके बाद आती है हमारी
स्टेज नंबर 4 जो कि प्रेजेंट स्टेज है। इसमें क्या किया गया, डिसआर्मामेंट एफर्ट्स आफ्टर 91 टू टिल डेट, आज तक ये कौन से एफर्ट्स किए गए हैं। तो इसमें 91 से स्टार्ट ट्रीटी होती है, 93 में स्टार्ट ट्रीटी 2 होती है। स्टार्ट ट्रीटी की थी स्ट्रेटेजिक आर्म रिलेशन ट्रीटी, जो हमारे स्ट्रेटेजिक आर्म्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्म्स हैं, हम इनको लिमिटेशंस करेंगे, हम इनको कंट्रोल करेंगे, तो ये ट्रीटी की जाती है। 93 में केमिकल वेपन एग्रीमेंट किया जाता है कि जो केमिकल वेपन्स हैं इनकी जो प्रोडक्शन है एंड इसकी यूजेस है इसको रिड्यूस करना होगा। 95 में इनडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी की जाती है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जो न्यूक्लियर वेपन थे जो 68 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की गई थी, उस प्रोलिफरेशन ट्रीटी को 25 इयर्स के लिए पहले साइन किया जाता था, अब उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है 95 में। तो 96 में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी होती है, तो इसमें भी क्या किया गया कि जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है इसको खत्म करना होगा। 97 में न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटी होती है। न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटी का मीनिंग क्या है, हम अपनी धरती पर तो न्यूक्लियर टेस्ट कर ही रहे हैं, तो हम आउटर स्पेस को क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको तो कंट्रोल करना चाहिए। जो हमारा न्यूक्लियर वेस्ट है इसको हमको आउटर स्पेस में नहीं लेकर जाना है, तो ये न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटी होती है। 10 में यूएनए रशिया है, उनका न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट किया जाता है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स है इसको कंट्रोल करेंगे। तो आज के टाइम में जो भी रिजल्ट है वो क्या है, न्यूक्लियर वेपन की पॉलिटिक्स चल रही है। तो न्यूक्लियर वेपन की पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग हर एक कंट्री बैलेंस ऑफ टेरर में जी रही है, जिस वजह से किसी भी कंट्री में कोई भी पीसफुल अरेंजमेंट है वो ही नहीं किए जा रहे। डिसआर्मामेंट के लिए, आर्म्स कंट्रोल के लिए हर एक कंट्री ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट ये नहीं हुआ कि हर एक कंट्री डिसआर्मामेंट की तरफ जाने लगी हो। हर एक कंट्री डिसआर्मामेंट को प्रेफर नहीं कर रही, हर एक कंट्री आर्मामेंट्स में फेथ दिखा रही है, क्योंकि अगर एक कंट्री के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं तो हमारे पास भी इक्वल पावर होनी चाहिए जिससे वो डर के हम पर अटैक ना कर सके। तो आज के टाइम में अगर अटैक नहीं हो रहे, वॉर नहीं हो रही, तो वो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमें पता है सामने वाली कंट्री भी हमारे इक्वल ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, पावर कंट्री है, इसीलिए ये बैलेंस ऑफ टेरर हो गया, जिस वजह से हर एक कंट्री डर में है। तो बैलेंस ऑफ टेरर की वजह से जो डिसआर्मामेंट प्रोसेस है हम इसकी तरफ नहीं जा पा रहे। तो आज का टाइम न्यूक्लियर वेपन का टाइम है, तो रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन क्या है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप से कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।